नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज चैप्टर 2 पे जाएंगे हम। अगर आप सभी ने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर के यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, चैप्टर 1 देख लीजिए, क्योंकि आगे जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ शायद वो आपको समझ ना आए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं, चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्योंकि हमने अपना अधिकांश जीवन विश्वविद्यालयों में बिता दिया है तो हमारा मन, हम लोगों का मन लोगों के विचारों से भर गया है। तो जब नरेन 14 वर्ष के थे तो उन्हें पेट का एक बहुत ही भयंकर रोग हुआ। वो रोग ऐसा हुआ कि नरेन सूख करके कांटा हो गए। उस समय जो उनके पिताजी थे विश्वनाथ जी, वो रायपुर गए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने परिवार को यहां बुला लूं, हवा चेंज होगी तो शायद तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पूरे परिवार को रायपुर बुला लिया। अब उस समय इतनी ट्रेनें नहीं थी भारत में, ये 19th सेंचुरी की बात है, 1870 के आसपास की बात है। तो उस समय इतनी ट्रेनें नहीं थी। तो नरेन को कलकत्ता से रायपुर आने में 15 दिन से ज्यादा का समय लगा। इस रास्ते में उन्होंने कई बार ट्रेन बदला, कई बार बैलगाड़ी पर चल करके आए, कई बार पैदल चलते हुए गए। तो उनको 15 दिन लग गया। अब ये जो जर्नी थी, इस जर्नी को नरेन डिस्क्राइब करते हैं कि मैं पहली बार गांव से बाहर निकला था। मैंने अलग अलग पहाड़ देखे, पंछी देखे, जानवर देखे, पेड़ पौधे देखे, नदियां देखी। अब उन्होंने बचपन से तो भारत का ही इतिहास पढ़ा हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, उनके दिमाग में ये सब था ही। अब जब उन्होंने ये सब चीजें देखी कि भारत में ये सब चीजें हैं, तो उनके अंदर एक भारत को जो पूरा देखने की जो जिज्ञासा है वो यहीं से उत्पन्न हुई। उन्होंने बताया है, अब क्या है, नरेन पहुंच गए रायपुर। अब रायपुर में पहुंचे तो बताया गया है कि ये जो यहाँ पे वो 2 साल रुके, इसी 2 साल में उनका चरित्र का निर्माण हुआ। अब रायपुर में कोई स्कूल ना था, तो जो विश्वनाथ जी थे, जो उनके पिता थे, वो उन्हें घर पे ही पढ़ाते थे। अब वो पढ़ाते थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि बच्चा, जो भी मैं बच्चे को पढ़ाता हूं, ये तुरंत याद कर लेता है, इसे तुरंत याद हो जाता है। तो उन्होंने जो पूरे जीवन में जो उन्होंने नॉलेज जो गेन किया था, जो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने इसी 2 साल में नरेन को पूरा ही बांट दिया। जहां ये रायपुर में रहते थे, जहां घर, उसी घर में दोपहर के आसपास 2-3 घंटे का जो रायपुर के जो बहुत ही गुणज्ञानी व्यक्ति थे, उनका एक जमघट लगता था। तो वहां पर तरह तरह के विषयों पर बात चलती थी, वाद विवाद होता था, सभी अपना अपना तर्क वितर्क देते थे। तो नरेन वहां पर बैठ करके उनकी सभी की बातें सुना करते थे। और जो इनके पिताजी थे वो भी नरेन को बहुत प्रोत्साहित करते थे कि बेटा तुम भी कुछ बोलो, तुम भी अपना कुछ विचार प्रकट करो। तो हुआ ये कि इन 2 सालों में नरेन बिल्कुल ही बदल गए। उनका दिमाग बहुत तेज हो गया और वो हर चीज को अच्छे से जान चुके थे। वो मतलब जिंदगी के हर पहलू को वो बहुत अच्छे से जान चुके थे। 2 साल यहाँ पर उन्होंने घर पे ही पढ़ाई की। उसके बाद बताया गया है कि जो पिताजी थे उनको खाना बनाने का भी बहुत शौक था, खाना बनाना उनको आता था। तो उन्होंने इन्हीं 2 साल में अपने बेटे नरेन को खाना बनाना भी सिखाया। तो ये बताया गया है कि जब वो नरेन कॉलेज में पहुंचे तो जो उनके जितने भी दोस्त थे, कभी कभार उनको वो खुद अपने घर पे खाना बना करके उनको खिलाया करते थे। और जब यही नरेन जब स्वामी विवेकानंद जी बने, जब यही नरेन स्वामी विवेकानंद जी बने और ये विश्व भ्रमण पे गए, तो जो बाहर के देश के जो लोग थे उनको भारत का जो खाने का स्वाद है इन्होंने ही चखाया। 12वीं पास करते करते तक इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली। और बताया गया है कि पूरी यूनिवर्सिटी में यही एक अकेला बच्चा था, नरेन ही एक अकेला बच्चा था जिसने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। इनके मुकाबले का कोई भी नहीं था। अब 12वीं पास करते करते इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, तो इनका जो मन है वो अशांत हो गया। अब ये इनके दिमाग में ये सवाल घूमने लगे कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, ये दुनिया कैसे चलती है, भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया है। अब इन सब के वो आंसर्स ढूंढने लग गए। इन सब के आंसर्स ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनको मजा नहीं आया।
बहुत से धर्म गुरुओं के पास गए तो उन्होंने ये देखा कि नहीं, धर्म गुरुओं को भी ये बात ठीक से नहीं पता है, इस सच को वो नहीं जानते हैं अभी भी, वो किताब की रटी रटाई बातों को ही बताए जा रहे हैं। उनका काफी सारा वक्त इसी में चला गया कि मैं कैसे जानूं कि ये, मैं अपने सवालों के जवाब कैसे जानूं। तो इन्होंने कुछ ही वक्त में भांप लिया कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, मुझे एक ऐसा आदर्श पुरुष चाहिए होगा जिसके चरणों में रह करके मैं ये सारी बात जान सकूं, और वो आदर्श पुरुष ऐसे होने चाहिए जिन्होंने इस सच का साक्षात्कार किया हुआ है, जिनको इस सच के बारे में पता है, रियल में पता है। अब वो ऐसे आदर्श पुरुष की तलाश में भटक रहे थे। 1981 नवंबर की बात है। सुरेंद्र नाथ इनके पड़ोसी हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ा आयोजन रखा था। तो उसमें रामकृष्ण परमहंसा जी को बुलाया गया था। अब रामकृष्ण परमहंसा जी का नाम थोड़ा बड़ा है तो मैं रामकृष्ण नाम बोला करूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो रामकृष्ण जी को इन्होंने बुलाया, मतलब मेहमान के तौर पर उधर बुलाया हुआ था उन्होंने, सुरेंद्र नाथ जी ने। अब वहां पर कुछ गाने का प्रोग्राम होना था, तो इनको कोई गायक नहीं मिल रहा था। तो इनके पड़ोसी थे नरेन, तो इन्होंने उन्हीं को बुला लिया कि आप आइए और गाइए। तो उत्सव शुरू हुआ, नरेन ने वहां पर गाना गाया। नरेन ने जब वहां गाना गाया तो रामकृष्ण जी ने इस बच्चे को भांप लिया कि नहीं, ये बच्चा कुछ अद्भुत है। जब गाना खत्म हुआ तो रामकृष्ण जी गए नरेन से, उन्होंने एकांत में अकेले रह करके बात किया और इन्हें अकेले बात करके इन्हें दक्षिणेश्वर आने का एक न्योता दिया कि आप दक्षिणेश्वर आइए। इनसे अनुरोध किया कि आप दक्षिणेश्वर आइए। तब इनकी स्कूल की पढ़ाई चल रही थी, 12वीं की परीक्षा पास थी, तो इन्होंने 12वीं का पेपर दिया और उसके बाद 2-3 दोस्तों के साथ ही दक्षिणेश्वर चले गए। दक्षिणेश्वर गए तो वहां पर जो दक्षिणेश्वर गए तो वहां पर रामकृष्ण जी ने इनका बहुत ही आदर पूर्वक इनका स्वागत किया। इनको एक कमरे में ले गए, वहां चटाई पर इनको बैठाया और इनसे कहा कि आप एक गाना सुनाइए मुझे। तो नरेन ने गाना सुनाया इनको। जब गाना खत्म हुआ तो इन्होंने उनकी कलाई पकड़ी और उनकी कलाई पकड़ के अकेले एक रूम में ले गए और रूम को बंद कर दिया अंदर से। और रूम को बंद करके रामकृष्ण जी ने क्या बोला, आप ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं तू सप्तऋषि मंडल है, नर रूपी नारायण है, जीवों के कल्याण के लिए ही तूने इस धरती पे जन्म लिया है। नरेन ये सब बातें सुनकर के चौंक गए। हैं अजी, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वैसा नहीं हूं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो जो रामकृष्ण जी थे उन्होंने हंसी में इस बात को टाल दिया और पूरे दिन भर इनके साथ अलग अलग विषयों पे बातचीत किया, इनको खाना वाना खिलाया। फिर जब शाम हुआ और नरेन ने इनसे विदा मांगी तो जो रामकृष्ण जी थे उनके चेहरे की हंसी चली गई। उन्होंने नरेन से कहा, तू वचन दे, तू कल फिर आएगा। अब नरेन तो उन्हीं से मिलने गए हुए थे, वहीं आसपास कहीं दक्षिणेश्वर में वहीं आसपास कहीं रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल दोबारा आऊंगा। तो जो रामकृष्ण जी थे उन्होंने नरेन, जो बड़े चल करके स्वामी विवेकानंद जी बने, उनकी एक कहानी जो उनके शिष्य थे उनको सुना रखी थी। वो कहानी क्या थी वो मैं आपको सुनाता हूं। इन्होंने बताया कि एक बार मैं समाधि में बैठा हुआ था, तो मेरा मन जो है उसने एक प्रकाश का रूप धारण किया और वो ऊपर उठने लगा। वो तेजी से ऊपर उठने लगा, इतनी तेजी से ऊपर उठने लगा कि उसने तारामंडल को पार कर लिया। तारामंडल को पार करने के बाद एक ऐसा मंडल आया जिसमें इन्होंने भगवान के सही में सूक्ष्म रूप को इन्होंने अपनी आंखों से देखा उसी समाधि में। फिर इनके मन ने उस मंडल को भी पार कर लिया। फिर एक ऐसा मंडल आया जहां पे रोशनी खत्म हो जाती है, उसके आगे रोशनी नहीं जाती है। इनके मन ने उस मंडल को भी पार कर लिया। फिर ये एक ऐसे मंडल में गए जहां पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं था। थोड़े ही देर बाद इन्हें 7 साधु दिखाई दिए जो समाधि में बैठे हुए थे। तो इनको मन ही मन आभास हुआ कि ये जो साधु हैं, इन लोगों ने तप, प्रेम, बलिदान जैसे पता नहीं कितने गुणों में
देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। उनको मन ही मन आभास हुआ। फिर अचानक से एक रोशनी हुई और उस रोशनी ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लिया। अब वो 7 ऋषि बैठे हुए थे, उनमें से एक ऋषि के पास बच्चा गया और उनको पकड़ के उनको जगाने लगा, उठिए 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 उठिए। उन ऋषि जन ने अपनी आंखें खोली और इस बच्चे को देखा। बच्चे को देखा तो बच्चे ने बोला कि मैं नीचे जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ आइए। और वो बच्चा गायब हो गया। गुरुजी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे को देख करके यह महसूस हो गया था कि वो बच्चे की बात को मना ना कर सके। वो गुरुदेव दोबारा समाधि में चले गए तो रामकृष्ण जी ने देखा कि उनका एक अंश धरती पर उतर रहा है। तो रामकृष्ण जी ने अपने शिष्यों को बताया था कि ये जो अंश था यही है नरेन। तो जब नरेन ने ये कहानी सुनी तो वो चौंक गए, अरे आपने ये मेरी कैसी दशा कर दी, मेरे तो माता पिता हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नरेन को लगा कि ये पागल है, ये रामकृष्ण जी कोई साधु संत नहीं, ये पागल है। तो रामकृष्ण जी हंस पड़े। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर दोबारा पूरे दिन भर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उनके साथ अलग अलग विषयों पे फिर बातचीत हुई और खाना वाना खिलाया उनको। फिर जब नरेन जाने लगे तो रामकृष्ण जी के चेहरे से हंसी उड़ गई। तो उन्होंने कहा तू फिर वचन दे, तू फिर आएगा। तो नरेन ने वचन दिया ठीक है मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार इनके मन में था कि अब मैं नहीं आऊंगा, ये तो पागल है। जब वो रास्ते में वापस जा रहे थे तो उनके मन में अब सवाल उठने लगे कि आखिर ये पुरुष है कौन, मेरे बारे में ये ऐसी कहानियां दूसरों को क्यों सुना रहे हैं। ये अद्भुत पुरुष है या कोई बहरूपिया है। इनके मन में ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल उठने लगे। ये बताया गया है कि जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो एक ऐसे आदर्श थे जिनको स्वामी विवेकानंद जिनको नरेन जी ढूंढने में लगे हुए थे, अब तक ढूंढ रहे थे और बाद में चलकर यही उनके आदर्श बने। लेकिन बनने से पहले आप सभी को पता है नरेन हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते थे। नरेन ने तब तक इनको गुरु नहीं माना जब तक नरेन ने रामकृष्ण जी के स्वभाव को और उनकी शक्तियों को नहीं जान लिया। अब जानना यह है कि उनकी शक्तियां क्या थी, उनका स्वभाव कैसा था, नरेन ने उनको गुरु कैसे माना और नरेन को विवेकानंद बनाने में रामकृष्ण जी की क्या भूमिका थी। यहां पर चैप्टर 2 खत्म होता है और यहां पर मेरा एक बहुत ही तगड़ा इंटरेस्ट बन गया कि आखिर ये ऐसा है क्या। बताया गया है ये जो पहलू है, जो ये अभी मोड़ आया है, ये इंडियन फिलॉसफी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और कोई भी नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि भारत क्या है और भारत कैसे बना और बहुत सारी चीजों का पता चलेगा जो कि मैं भी नहीं जानता हूं। हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि आखिर उनकी ताकत क्या थी, कैसे उन्होंने इस ताकत को पहचाना, नरेन ने कैसे इस ताकत को पहचाना और रामकृष्ण जी को अपना गुरु माना। मेरे साथ यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर फिर शाम को 4 बजे अगले दिन आएगा। धन्यवाद।